इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 की, जो कि विविधता में एकता या एक में अनेक नाम से है। यह क्लास 6 एनसीईआरटी के नए सिलेबस पर आधारित है। इसमें रविन्द्रनाथ जी का एक कोट दिया गया है, हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गंवा सकूं। यानी कि एकता में जो अनेकता अपने देश की है, इसके बारे में रविंद्र जी ने अपने पक्ष को यहाँ पर रखा हुआ है। श्री अरविंद जी का भी एक कोट दिया है, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव और स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। यह कोट श्री अरविंद जी का है। जैसा कि आपने पाठ का नाम देखा है ना, विविधता में एकता, तो विविधता है क्या? ये भारत के संदर्भ में विविधता एक ऐसी बात है कि जो कि भारत में अगर हम गौर करें तो विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, रंग, नस्ल, खान पान, रहन सहन, भाषा और बोलियों को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं। इतनी विविधता होने के बावजूद भी उनमें एक मत होता है, एकता का भाव होता है, और वो होता है भारतीयता का। इसी विषय पर हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमेशा की तरह आपके चैप्टर में फिर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल नई किताब में शामिल किए गए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय प्रदेश में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? यानी कि आपसे एक सवाल किया गया है कि आप विविधता में एकता से क्या मतलब समझते हैं। भारत की विविधता के लिए कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं? यानी कि भारत की अगर विविधता की बात करें तो इसमें किन पक्षों को सबसे ज़्यादा उल्लेखित किया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? यानी कि विविधता में जो एकता है उसकी जानकारी हमें कैसे होती है। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे आते हैं, ये है समृद्ध विविधता। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक समृद्ध विविधता वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न रंग, रूप, भाषा, खान पान, रहन सहन, क्षेत्रीयता और अलग अलग तरीके के पहचान वाले लोग पाए जाते हैं। इसी पहचान को हम एक विविधता की समृद्धता से जानते हैं। जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ें तो, यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं, यानी कि आप अगर रेल के द्वारा ट्रेन से भारत की यात्रा करते हैं तो आप ना केवल बदलते भूदृश्य को देखेंगे। बदलता भूदृश्य का मतलब कि जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदी, झील, झरना, ये तमाम सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, परंतु इसके अतिरिक्त आप परिचित या अपरिचित भाषाएं सुनेंगे, विभिन्न लिपियों को देखेंगे, यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। यानी कि जो अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले हैं, उनकी परंपराएं अलग अलग हैं, उन सबसे आपका मेल जोल होगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में हो सकता है मेरे एक पड़ोसी जो बिहार से संबंध रखते हों, कोई दूसरे पड़ोसी उत्तराखंड से हों, कोई तीसरा पड़ोसी मेरा साउथ इंडिया के किसी राज्य जैसे कि केरल या कर्नाटक से हों, या फिर हो सकता है कि मेरी ऑफिस में ही भी इस प्रकार की विविधता दिखाई दे। और इन क्षेत्रीय विविधता के साथ साथ हो सकता है एक ऐसे लोग हों मेरे साथ में जो पंजाबी बोलते हों, कोई दूसरा हो जो हरियाणवी बोलता हो, और हो सकता है कोई मराठी बोलने वाला हो। तो ये तमाम सारी बातें यहाँ पे यह बताती हैं कि हम अगर भारत में देखें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा वाले लोग पाए जाते हैं, जिसको ही विविधता कहते हैं। अब यही सबसे ख़ास बात है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करती है। यानी कि ये जो विविधता है ना, वही चीज़ भारत में आने वाले लोगों को प्रभावित करती है। अब आगे ये विविधता है क्यों? भारत 1.4 से भी अधिक निवासियों वाला देश है, जो कि इस समय जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर बना हुआ है। यह विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत? 18% भाग को संजोए हुए है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव सर्वेक्षण ने, यानी किस संगठन ने? भारतीय मानव सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना यानी कि पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4,635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया, जिसमें 25 लिपियों और 35 भाषाओं की गणना की गई। 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 35 भाषाओं की गणना की गई।
इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अपने जन्मस्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ ना रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा गया। प्रवासी का मतलब जो अपने स्थानीय क्षेत्र से हट करके कहीं दूसरी जगह रहते हैं उनको प्रवासी कहते हैं। प्रवासी भी दो प्रकार से होते हैं, जो लोकल लेवल पे यानी कि अपने देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते हैं, उनको हम डोमेस्टिक स्तर पे बोलते हैं। और जो लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में बस जाते हैं काम धंधे के सिलसिले में, बिजनेस व्यापार के सिलसिले में, या फिर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कहते हैं। विविधता वास्तव में सुंदर है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। एक शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने विस्मयपूर्वक कहा था कि क्या कहा था, इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत की विविधता में एकता प्रदर्शित होती है, यानी कि भारत विविधता होने के बावजूद भी एकता वाला देश है। एकता का अर्थ क्या है, यानी कि एकता इस संदर्भ में है क्या, हम एकता या एक में अनेक को कैसे समझें और तथा इसे व्यक्त कैसे करें। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझेंगे। यहाँ पर हम उन आयामों के बारे में बात करेंगे। जैसे भोजन की अगर बात की गई, यहाँ पे सभी के लिए भोजन। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में आप लाखों न सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजनों पकवानों का स्वाद चखा होगा। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे कि चावल, जौ और गेहूं, बाजरा, ज्वार तथा रागी तथा विभिन्न प्रकार की दालें लगभग पूरे भारत में उपयोग की जाती हैं। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है ना। इस चार्ट में आप देखेंगे, इस मानचित्र में देखेंगे तो यह मानचित्र जो है विभिन्न क्षेत्रों में अनाजों और दालों के उदाहरण के बारे में बताया गया। सबसे ऊपर जैसे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में राजमा को दिखाया गया है, फिर लोबिया है, बासमती उत्तर प्रदेश वगैरह के क्षेत्र को दिखाया गया है, अरहर दाल और चावल नॉर्थ ईस्ट में, मसूर की दाल, चावल है, छोले चना है, अरहर की दाल है, मूंग दाल है, ज्वार है, सोना मंसूरी है, पोन्नी चावल, कोलम चावल, इन सारी चीज़ों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया है। मुख्य भोजन यानी कि स्टेपल फूड कहते हैं, यानी कि जिस भोजन का आप हमेशा उपयोग करते हैं, लगभग आपके खाने में प्रायः वही भोजन दिखाई देता है, तो उसको आपका मुख्य भोजन या स्टेपल फूड कहते हैं। इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। हम इस सूची को कुछ सामान्य साग सब्जियों और तेलों इत्यादि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री से विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, विविधता में एकता का। अगर हम वस्त्र और परिधान की बात विविधता में एकता के संदर्भ में करें तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में उनके पहनावे ओढ़ावे में एक स्थानीय पट दिखाई देता है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो, यानी कि किसी भी कपड़े का किसी भी प्रकार के मटेरियल का यूज करके वो कपड़ा बनाया गया हो, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समानता जरूर दिखाई देती है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला और विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान जिसको हम साड़ी कहते हैं, वो दिखाई देता है। यानी कि किसका एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पे, साड़ी का। ये मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक रेशे से भी साड़ी को बनाया जाने लगा है। साड़ी के अगर विभिन्न प्रकार के हम मॉडल्स की बात करें, विभिन्न प्रकार के बनावट की बात करें तो बनारसी साड़ी है, कांजीवरम साड़ी है, पैठनी साड़ी है, पाटन पटोला है, मूंगा या मैसूर है, ये सब रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। तो क्या आपको जानकारी है कि बनारसी, कांजीवरम, पैठनी जैसी तमाम अनगिनत जो साड़ियाँ हैं उनको किन क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, या फिर इन साड़ियों का भारत के किन क्षेत्रों से संबंध है। यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के बारे में बताया गया है कि यह वैशाली से प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री का पत्थर पर उकेरी गई आकृति को दर्शा रहा है, यानी जिससे ये देखा जाता है कि काफ़ी पुराने टाइम से साड़ी जो है वो प्रचलन में है।
इस बिना सिले वस्त्र के सैकड़ों प्रकार के रूप दिखाई देते हैं। यानी साड़ी की खासियत क्या है? बिना सिले पहना जाने वाला ये वस्त्र है। इन्हें बुनाई और डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ तो कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापे जाते हैं। यानी कि डिजाइनें भी दो प्रकार से बनाई जाती हैं। कुछ को तो कपड़े के पार्ट के रूप में ही विकसित किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रिंटिंग करके बाद में छपाई कर करके उनमें डिजाइन बनाई जाती है। अंततः रंगों में भी अनेक विविधताएं होती हैं, जो कई प्रकार से रंगों से उत्पन्न की जाती हैं। यानी कि अगर आप साड़ी उठा के देखेंगे तो आपकी घर में साड़ी पहनने वाले लोग, जैसे कि आपकी मम्मी, भाभी, बहन या कोई भी अगर ग्रैंड मदर हैं, तो अलग अलग साड़ियाँ, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन या अलग अलग प्रकार के कपड़े से बनी हुई दिखाई दे सकती है, जो कि भी एक विविधता का उदाहरण है। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दी सामान्य संवत पूर्व वैशाली, जो कि आज के बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ पर पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई वाली स्त्री को, जैसा कि आपने पहले ही देख लिया है। उकेरी हुई आकृति क्या होती है? यह आकृति एक समतल सतह के ऊपर उकेरी गई होती है। यह पत्थर, लकड़ी, मृतिका यानी कि सिरेमिक या फिर किसी अन्य सामग्री की बनी हुई हो सकती है। यहाँ पे आपको कुछ ज़रूरी बातें बताई गई हैं, ध्यान रखें। क्या है? बहुत लंबे समय तक भारत में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। भारत में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन होता रहा। उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात होता था। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छींट यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बड़ी तेज़ी से गिरावट आने लगी। अंत में हुआ क्या? अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। यानी कि क्या हुआ कि अब भारत की छींट डिजाइन वाले जो सूती कपड़े हैं वो यूरोप, खास करके फ्रांस और इंग्लैंड में अब नहीं बिकेंगे, है ना। कि यानी कि कोई फ्रांसीसी या इंग्लैंड का व्यापारी जो है उनको खरीद करके भारत से ले जा करके वहाँ पे नहीं बेच सकता है। साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न हो सकते हैं। वास्तव में इसे बांधने व पहनने के नए नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा एक ही प्रकार का परिधान, इसको साड़ी ही कहा जाता है। यानी कि जो उसका वर्तमान रूप, मूल रूप है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो भैया ये चित्र आप देख रहे हो, महिलाएं साड़ी का प्रायः परिधान के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उपयोग करती हैं। जैसे कि पहले चित्र में आपने देखा एक बच्चा है, इसके लिए झूला डाला गया है साड़ी से। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो शायद कोई महिला है जो मछली पकड़ने का काम कर रही है किसी जल स्रोत, नदी या तालाब से। तीसरे चित्र में आप देखेंगे कि एक महिला अपनी साड़ी के आंचल में कुछ अनाज वगैरह इकट्ठा कर रही हैं, और साड़ी का अन्य उपयोग दिखाता हुआ एक दूसरा चित्र भी आगे दिखाई दे रहा है। विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों से देखकर अभिभूत हुए, यानी कि बड़े प्रभावित हुए वो लोग। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अनेक कार्यों में भी उपयोग करती हैं, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया है। अब अगर आगे हम बढ़ें तो इन चित्रों को आप अगर गौर से देखें तो साड़ी के उपयोग के विभिन्न रूप को, उसकी डिजाइन को, उसके पहनने के तरीके को इन चित्रों में दिखाया गया है। त्योहारों की अगर विविधता की बात करें तो भारत में त्योहारों में भी अपार विविधता दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ त्यौहार एक ही समय पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व, इसको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों और उन धर्मों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मत, संप्रदाय और जातियों को मानने वाले लोग हैं, उनके अपने अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले मतावलंबियों के द्वारा अलग अलग त्यौहार को मनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण मकर संक्रांति का दिया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे कि मतलब मकर संक्रांति को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्न नाम से मनाया जाता है। जैसे
उत्तरी हिस्से में जम्मू कश्मीर वगैरह या पंजाब के क्षेत्रों की अगर बात करें कि तो इनको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सिसुर या संक्रांत के नाम से जाना जाता है। माघी या लोहड़ी इनको पंजाब में कहा जाता है। खिचड़ी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में कहा जाता है। माघ बिहू इसको असम के क्षेत्र में बोला जाता है। पौष सांग संक्रांति उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, मकर संक्रांति आंध्र प्रदेश वगैरह में, मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह में भी इसको मकर संक्रांति ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश वगैरह में खिचड़ी पर्व कहते हैं। उत्तरायण इसको गुजरात के क्षेत्र में, और महाराष्ट्र वगैरह में मकर संक्रांति, मकर संक्रमण इसको कर्नाटक वगैरह में, केरल में मकर बिलक्कू बोलते हैं, और पोंगल तमिलनाडु में, और पेंडा पडुंगा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के क्षेत्र में ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि मकर संक्रांति का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से बोला जाने वाला रूप है, जो कि एक ही तिथि पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। अब आगे हम बात करें अगर महाकाव्य की, तो साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। यानी कि साहित्यिक जो विविधता है अन्य विविधता के समान ही ये भी एक अन्य उदाहरण है। तो महाकाव्य का विस्तार करने से पहले, महाकाव्य के विस्तार वाले टॉपिक से पहले हम बात करेंगे महाकाव्य होता क्या है। महाकाव्य सामान्यतः एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करती है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि अपने देश का महाभारत ऐसा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भाषा लेखन शैली की तकनीकी आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है? पंचतंत्र की कहानियाँ तो आप सबने सुनी होगी। मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सुनाता है। यानी कि इसका जो सरल और सुपाच्य तरीका है कहानी को सुनने और सुनाने का, वो हमारे अंदर मनोरंजन के साथ साथ में जीवन कौशल को भी विकसित करता है। इसका मूल संस्कृत पाठ जो था वो लगभग आज से 2200 वर्ष पूर्व विकसित हुआ था, परंतु इसका रूपांतरण हर भारतीय भाषाओं में आज के समय में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों और यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण जो है वो उपलब्ध हैं। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया। यानी कि कहानी एक ही है, उसकी गुणवत्ता और उसके महत्व को देखते हुए उसके दुनिया के, भारत के साथ साथ दुनिया की अन्य भाषाओं में उसको रूपांतरित किया गया, उसका ट्रांसलेशन किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत के सबसे प्रभावशाली महाकाव्य महाभारत और रामायण हैं। अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाइयों कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं हनुमान की सहायता से राक्षस रावण को पराजित करते हैं, जिसने उनकी पत्नी सीता का हरण किया था। इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं, उपकथाएं हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं और लगातार इस बात का प्रश्न उठाती हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कौन सी चीज़ धर्म के हिसाब से और कौन सी चीज़ धर्म की मर्यादा के बाहर है। हिमाचल प्रदेश में रामायण पर आधारित ये चित्र आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सीता हरण का प्रसंग दिखाया जा रहा है। इस चित्र के बारे में आप चाहें तो और बेहतर तरीके से एक नोट्स बना सकते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उसके बारे में आप एक पेज में लिख सकते हैं। 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से इन दो महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा। यानी कि जो दोनों महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, उसका अनुवाद और रूपांतरण किया जाता रहा। इसके साथ ही इनके अनगिनत लोक संस्करण भी हैं, यानी कि स्थानीय क्षेत्र में भी बहुत सारे इसके संस्करण दिखाई देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ महाभारत के 100 से अधिक तो अकेले तमिलनाडु में मिलते हैं। अब आप अनुमान लगाइए पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी।
वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण और महाभारत के अपने अपने संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजाति समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य हैं। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र, जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है, कि अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। ये जनजाति रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित किए हुए हैं। इनके साथ ही ये किंवदंतियाँ भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े हुए पात्र, जैसे कि सामंता पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन और चचेरे भाई वगैरह, उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों से आए हैं। मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत की लोक परियोजना, जिसका हमने अभी ऊपर चर्चा करी थी, में वह महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां महानायक पांडव न गए हों, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया है। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, में विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। आप इन क्षेत्रों का अध्ययन कला पाठ्यक्रम के दौरान करेंगे। अंत में याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती। यहाँ पे अब आपको एक समराइज वे में आपने क्या क्या पढ़ा दिया हुआ है। भारत में विभिन्न परिदृश्यों, व्यक्तियों, भाषाओं, परिधानों, भोजन, त्योहारों एवं परंपराओं की विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी होती। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं होती अपितु समृद्ध होती है। तो इति सप्तम अध्यायो समाप्ता, यह आपका चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ज़रूरी चीज़ें जितनी भी हैं उसको लगातार इस चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।